नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईवीएम के मुद्दे पर यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर विपक्ष अब विरोध जाहिर करने से एक कदम आगे और बढ़ गया है और इस आगे बढ़ते हुए देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए विपक्ष तैयार हो चुका है। इस आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से होगी ये अभी तय नहीं है या इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, ये कह सकते हैं। लेकिन जब यह आंदोलन देश भर में फैलेगा और अपना असर छोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, तब बीजेपी का क्या हश्र होगा ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। विपक्ष के नेताओं का तो दावा है कि अगर बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव लड़े तो मुश्किल से 25 सीटें भी उसे नहीं मिलेगी। बहरहाल, इस समय बीजेपी ने महाराष्ट्र में जीत हासिल कर ली है और अब यह भी तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकनाथ शिंदे ने खुद ही कह दिया है कि वो खुद को कॉमन मैन यानी आम आदमी मानते हैं और इस आम आदमी ने मोदी और शाह को हर वक्त साथ खड़ा रहने के लिए धन्यवाद दिया है और बता दिया है कि बीजेपी का सीएम होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कल तक जो एकनाथ हैं तो सेफ हैं के नारे लगवा रहे थे, वो अब बीजेपी के आगे सरेंडर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बदले एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं। आइए जरा एकनाथ शिंदे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है और उसमें भी कॉमन मैन यानी आम आदमी की बात वो कर रहे हैं, खुद को आम आदमी देखते हैं। जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, सुनिए। हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला, मुख्यमंत्री की हैसियत से जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ और हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में और 2.5 साल में इतना। तो बाला साहब का नाम ले रहे हैं यानी बाल ठाकरे का नाम भी ले रहे हैं और आनंद दिघे का नाम भी ले रहे हैं यहाँ एकनाथ शिंदे और लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं सीएम का मतलब कॉमन मैन और मैं एक कॉमन मैन की तरह काम करता रहा। वैसे अपनी कही हुई बात से पलटने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। चुनावों के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को सीएम फेस बताया था, आप याद कीजिए। अब खुद सीएम का चेहरा बनने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस। उधर एकनाथ शिंदे भी बीजेपी की तरह अपनी बात से पलट रहे हैं और सीएम की कुर्सी से दावेदारी छोड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में यह तो साफ है कि महाराष्ट्र में सत्ता और चुनाव का खेल जो सामने नजर आ रहा था, पर्दे के पीछे कई और कहानियां चल रही थीं और इसी में एक कहानी ईवीएम की भी है, जिसमें गड़बड़ी के आरोप अब और तेज हो रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव के नतीजे आते ही ईवीएम में गड़बड़ी की बात उठाई थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी तभी बीजेपी को चुनौती दे दी थी कि आप बैलेट पेपर से चुनाव लड़ो और फिर जीत के बताओ। अब शिवसेना उद्धव गुट के वो प्रत्याशी जिन्हें हार मिली है, उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की मांग उठाई है। इस बारे में उद्धव ठाकरे अब मोर्चा संभाल रहे हैं और इसी तरह एनसीपी शरद पवार गुट ने भी ईवीएम का विरोध करने का फैसला कर लिया है।
एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड ने कहा है कि अमेरिका तक में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन हम इसी में अटके हुए हैं, यानी ईवीएम पे अटके हुए हैं। आइए जरा एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। ईवीएम का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। यानी दाना डालो, पंछी लो, इधर से बड़ा हाथी मार लो। थोड़ा सा दाना डालो, एक पंछी उड़ा डालो और इधर से बड़ा हाथी खींच लो। अरे अमेरिका जैसे राष्ट्र में जो सबसे प्रगत है, उधर आज भी बैलेट है, बैलेट। तुम अमेरिका से तो प्रगत नहीं हो ना। और उधर भी 7-7 दिन काउंटिंग चलता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इधर 7 दिन चलता है, 4 दिन चलता है। तो ये थे जितेंद्र आह्वाड जो बात कह रहे हैं, और पते की बात कि अमेरिका जैसे कंट्री में भी, देश में भी ईवीएम से बात नहीं होती, ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बल्कि बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, और इधर हम उसी पे अटके पड़े हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा भारत जोड़ो यात्रा की तरह ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालने का फैसला ले ही लिया है। कल आपने सुन लिया था, और जाहिर है कि इसमें नेतृत्व राहुल गांधी ही करेंगे। जरा खड़गे साहब की बाइट को भी सुन लीजिए। अब यहाँ इनके जमाने में 11 साल हुआ इनकी सरकार आके, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो बाटो की बात ही करते हैं। और अछूतों का तो पूछो मत। कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करते हैं, कहीं स्त्रियों को रेप करते हैं, कहीं घोड़े पे अगर बारात निकली तो उसको उतार के खींच के। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो यहां साफ साफ किसी भी चीज में इधर उधर नहीं, बल्कि सीधी बात यहां कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साफ साफ कह रहे हैं कि हम विपक्ष के लोगों से भी कहेंगे और इस पर एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से हमको चुनाव चाहिए। ये सारी बातें यहां रखते हुए कल सुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे, और कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वैसे ही ये आंदोलन वैसे ही हम शुरू करेंगे। यानी साफ साफ राहुल गांधी के नेतृत्व में अगला आंदोलन और ईवीएम के खिलाफ यह आंदोलन की बात यहां उसका ऐलान कर दिया कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये एक यहां से जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है, उसके बाद से सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी और उसके तमाम नेता बाहर निकल के आ गए और अपनी अपनी बात वो रख रहे हैं। लेकिन
ये अकेले कांग्रेस का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का आंदोलन होगा। ये बात यहां कल कहते हुए नजर आए, सुने गए भी। आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। और फिर से लोकसभा चुनाव वाली परेशानियों में बीजेपी शायद घिर जाएगी। आज अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज भी कसा है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, यह बीजेपी ने सिखा दिया है। और क्यों सिखा दिया है यह भी हम आपको सुनाते हैं। बीजेपी की बेईमानी पर दरअसल अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हम लोगों को कोचिंग दी इस चुनाव में, पूरा प्रशासन आगे करके जितनी भी बेईमानी हो सकती थी की है, और लाभ देने के लिए क्या नहीं किया। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि एनटीपीसी उनके सीएसआर से स्कूटी दी गई, प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे दबाव बना करके उनके सीएसआर का इस्तेमाल कर करके सिलाई मशीन दी गई, और प्रधान बीडीसी कोटेदारों का क्या हाल हुआ वो आपसे बेहतर कौन जाने। तो अखिलेश यादव यहां साफ साफ जो बात बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कह रहे हैं, यह बहुत दूर तक निकल चुकी है। इस बात की, इनकी बातों को, इनके बयानों की गंभीरता को आप समझिए। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में भ्रष्टाचार का जो आरोप है बीजेपी के ऊपर, उसका खुलासा किया है। और सबसे बड़ी बात कि यहां एनटीपीसी का नाम ले रहे हैं कि एनटीपीसी के जो सीएसआर का फंड है, उस फंड से स्कूटी दी गई। कैसे बेईमानी हुई है यह सब कुछ यहां बता रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर कैसे बेईमानी की गई उपचुनाव में, यह बात यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो यानी चुनाव की धांधली, और न सिर्फ ईवीएम के जरिए बल्कि उसके अलावा भी उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ है, उसके जरिए यह बात यहां रखते हुए अखिलेश यादव, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, कल भी इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने ईवीएम पे चर्चा की थी, आपको याद होगा। उधर संजय राउत ने देश की संसद से लेकर अदालत तक की कार्रवाइयों पर निराशा जतलाई है। आइए जरा संजय राउत को भी सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। अदालत और संसद और इन सब के बीच कैसे पेंडुलम है विपक्ष, खासकर वो उसको बोल रहे हैं, बता रहे हैं संजय राउत। सुनिए। देखिए, ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। अब मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, अब सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। सर, इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? देखिए, जिस संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए वहां हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? तो सुन रहे थे आप, सुप्रीम कोर्ट अगर हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? ये बात कह रहे हैं यहां साफ साफ संजय राउत। ये सारे बयान बता रहे हैं कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली बड़ी जीत किसी के गले से आसानी से नहीं उतर रही है। इस जीत में अदानी का फैक्टर भी जुड़ता है दोस्तों, और अदानी का फैक्टर जुड़ता है तो मामला और संगीन हो जाता है। फिलहाल संसद में अडानी मुद्दे पर रोजाना हंगामा हो रहा है, और आज राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा भी है कि अडानी खुद आकर तो अपनी गलती नहीं मानेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने पत्रकारों से चर्चा में। सुनिए। Sir, Adani Greens have denied all the allegations of bribery charges. Sir, Adani Greens has denied all the charges. You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. तो साफ साफ आप सुन रहे थे यहां राहुल गांधी साफ कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, अदानी यहां आकर या अदानी को गिरफ्तार सरकार क्यों नहीं करेगी, और क्यों नहीं कर रही है, और क्यों गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए अदानी को? ये सारी बातें यहां रखते हुए, और सबसे बड़ी चीज की यहां सैकड़ों लोग
छोटी छोटी जो बातें होती हैं, छोटे छोटे उनके ऊपर जो इल्जाम होते हैं, उस मसले पर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम इनके ऊपर है, अदानी के ऊपर, वो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहिए? ये बात यहां पूछते हुए पत्रकारों के जरिए राहुल गांधी सत्ता पक्ष से, अमेरिका ने इनके ऊपर, अदानी के ऊपर जो केस किया, उनके ऊपर जो नोटिस जारी किया, उसमें उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार गिरफ्तारी नहीं करेगी। ये तमाम बातें यहां रख रहे थे राहुल गांधी। तो एक तरफ अदानी के मुद्दे पर विपक्ष का कड़ा रुख है और दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर देश भर में खड़ा होने जा रहा ये आंदोलन किस तरह बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि धीरे धीरे ईवीएम की बड़ी गड़बड़ियां जो सामने आ रही हैं, उन सब से पर्दा उठाने की हम कोशिश करते हैं। और अलग अलग कुछ गांवों से तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के संग थे, लेकिन उसके बाद भी उनके परिवार के लोगों ने वोट दिया, लेकिन वोट उनके पक्ष में नहीं गए। आखिर क्यों? अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। इन सब से हम पर्दा उठाते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और इकबाल ममदानी जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास सीधे आना चाहता हूं। बहुत कुछ रख चुका हूं, अलग अलग लोगों के बयान, एकनाथ शिंदे अब बैकफुट पे हैं और अभी अभी जब यह कार्यक्रम कर रहा हूं, अपनी बातें रख रहा था, तभी बयान आता है उधर देवेंद्र फडणवीस का और कह रहे हैं कि जो भी हम लोगों के बीच गलतफहमियां थीं, उसको आज एकनाथ शिंदे ने दूर कर दिया है। यानी एकनाथ शिंदे ने आज यह कहकर कि मैं अब सीएम नहीं बनने जा रहा हूं, ये इन गलतफहमियों से भी पर्दा हटा दिया है कि बीजेपी का ही दावा बनता है, उसी का मुख्यमंत्री होगा, हमारा दावा नहीं बनता है। यानी देवेंद्र फडणवीस के बल्ले बल्ले। जरा आपसे इस बात की जानकारी और यहां से ईवीएम तक की कहानी, और फिर इकबाल जी के पास आऊंगा। महाराष्ट्र में जो चल रहा है उस पर भी जरा और पैनी निगाह से उनसे बात करेंगे। डॉक्टर राकेश पाठक जी। जी राजीव जी, देखिए, महाराष्ट्र का परिदृश्य पूरी तरह साफ है कि एकनाथ शिंदे के बस में अब कुछ बचा नहीं। वे जानते हैं कि इस वक्त मोदी शाह के सामने वे कोई सौदेबाजी नहीं कर सकते। जितना बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है, जितनी सीटें उसके पास हैं, उतनी सीटों के साथ एकनाथ शिंदे के पास कुछ नहीं बचा है। हम अक्सर अपनी बातचीत में कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक रिवर्स पारस पत्थर है। वो जिसे छू लेती है वो सोने की बजाय कोयला बन जाता है। अब तक जितने भी प्रादेशिक दल बीजेपी के साथ आए हैं, उनका क्या हश्र हुआ है, इसकी बहुत लंबी सूची सामने है। शिरोमणि अकाली दल से लेकर वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, जो घोषित रूप से या अघोषित रूप से बीजेपी के साथ आए, वे धीरे धीरे करके सिमट गए, हाशिए पर चले गए। अभी हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी का क्या हश्र हुआ, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। अब एकनाथ शिंदे या अजित पवार के सामने है, खुद की पार्टी और खुद के विधायकों को बचा ले जाना ही बड़ा लक्ष्य होगा। कब कौन से दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन दोनों के 10-20 विधायकों को अपने पाले में न कर लेंगे, इसकी कौन गारंटी ले सकता है। जब उद्धव ठाकरे के संग रहते हुए शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं, तो एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ने में कौन सा उनको बहुत नैतिक बाधा होगी। तो फिलहाल एकनाथ शिंदे के लिए पहली चिंता तो ये होनी चाहिए कि उनके जितने विधायक हैं वे तब भी उनके साथ बने रहें जब वे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। एकनाथ शिंदे 1-2 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, हो सकता है गृह मंत्री हो जाएं, उप मुख्यमंत्री हो जाएं, या उन्हें केंद्र में बुला लिया जाए। उनकी हैसियत में परिवर्तन तो होना तय हो गया है। अब सवाल जो ईवीएम को लेकर चल रहा है, हमने कई बार पहले भी जिक्र किया है, हम लोग पहले वीडियो भी टीवी लाइव पर भी बना चुके हैं, तमाम लोग उस बात का जिक्र करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता से ये कह दिया कि जब आप हारते हैं तब ईवीएम का रोना रोने आ जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा नहीं होनी चाहिए। ये राजनीतिक दल की भाषा तो हो सकती है, जब जो सत्ता में हो वो हारने वाले पर यह कटाक्ष कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2004 और 2009 में चुनाव हारने के बाद, लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद ईवीएम का रोना रोती थी।
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जीवीएल नरसिंह राव ने किताब लिख डाली थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लालकृष्ण आडवाणी ने भूमिका लिखी। हम हर बार ये दोहराते हैं और ये बताना इसलिए हर बार जरूरी है कि देश के लोगों को, जनमानस को भी ये जानना जरूरी है कि आज से कुछ साल पहले तक इसी ईवीएम पर बीजेपी को भरोसा नहीं था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा नहीं था जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो कुल मिलाकर अगर देश का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा तबका, बड़ा राजनीतिक समूह किसी तंत्र पर, किसी उपकरण पर अविश्वास जता रहा है, तो सच्चा और पारदर्शी लोकतंत्र तो ये कहता है, समय का ये तकाजा है कि उस पर बात होनी चाहिए, उस पर विमर्श होना चाहिए। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से उठाने में देरी की। दिग्विजय सिंह जैसे नेता तो वर्षों से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कभी भी राहुल गांधी ने या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह की बात नहीं कही थी जैसी कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। और आखिरी बात ये कि कुल मिलाकर पूरी कांग्रेस और पूरा देश सिर्फ एक आदमी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है, राहुल गांधी की तरफ। कल खड़गे साहब ने भी कह दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इसके लिए यात्रा निकलेगी या जन जागरण अभियान किया जाएगा। लेकिन ये अकेले राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है ये पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तमाम घटक दल, उसके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के और इस देश के आम लोगों की चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर लोकतंत्र की सबसे पवित्र प्रक्रिया मतदान ही पारदर्शी नहीं है, उस पर इतने गहरे संदेह हैं, तो उसकी लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगी, अकेले राहुल गांधी को नहीं। अब देखना यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जो घोषणा की है उससे पहले कितनी तैयारी पार्टी के अंदर कर ली गई, कितना अपने सहयोगी दलों से बात कर ली गई, क्या उसका रूट मैप होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा इस आंदोलन का, और क्या इस देश की जनता इस आंदोलन में शामिल होगी। और अगर सचमुच में एक बार इस देश के आम लोग इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करके सड़कों पर उतर आए तो एक फैसलाकुन लड़ाई छिड़ सकती है और सचमुच लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए उसकी जरूरत है। कांग्रेस की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। जी राजीव जी बिल्कुल, कांग्रेस के और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस ऐलान का स्वागत किया जाना चाहिए। और इस पर इसके बाद अब 29 तारीख यानी परसों सीईसी की बैठक है और उसमें एक बड़ा फैसला आने वाला है, उसका इंतजार आप लोग कीजिए। इस बीच संसद की कार्रवाई चल रही है और संसद से लेकर न्यायालय तक पर संजय राउत बयान दे रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उधर डीवाई चंद्रचूड़ साहब अपना बयान तो दे ही रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं और देश की सियासत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रहे हैं। चलिए, चंद्रचूड़ साहब की बात बाद में करेंगे, चूंकि न्यायालय की बात आई, सुप्रीम कोर्ट की बात आई, इसीलिए उनका जिक्र आ जाता है। जब जब बात करेंगे, जब जब हम ऐसे मसलों की बातें लेकर आएंगे तो जिक्र उनका तो आएगा ही, इसलिए आएगा क्योंकि 2 साल तक रहे, लंबा कार्यकाल था। चंद्रचूड़ साहब बड़े आदरणीय हैं, लेकिन फिर भी बात निकलती है तो दूर तक जाती ही है। आना चाहता हूं इकबाल साहब आपके पास, और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ समझना, उद्धव ठाकरे ने आज अपने लोगों को कह दिया है कि आप लोग पूरी तैयारी कीजिए और हम क्लेम यहाँ पर ये करेंगे रिकाउंटिंग की। कितनी सच्चाई है इसमें या क्या कुछ चल रहा है? अगर मेरे पास जानकारी कम है तो थोड़ा उस जानकारी को और बढ़ाइए। और क्या यहाँ पर चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये एक मुहिम की तरह अब ईवीएम या चुनाव में जो धांधलियां हुई हैं इन सब की तरफ। और सबसे बड़ी चीज़ की अब तो एमएनएस के नेता भी कह रहे हैं कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 4 में से 2 ही वोट मुझे मिले, 2 वोट आखिर गए कहाँ? मेरी पत्नी, मेरी माँ, और मेरी बहन, ये 3 लोगों ने तो मुझे वोट दिया ही दिया होगा, लेकिन वो भी नहीं है ईवीएम में। मसला जो है इलेक्शन के बाद में जो रिजल्ट आया है, खास करके ईवीएम पे बहुत बड़े सवाल उठने शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अलावा अगर हम देखें शिवसेना, पहले ही दिन संजय राउत जो है सुबह 9:15 बजे तक तो उनका कहना था कि जो अलायंस के साथ हमारी जो सीटें है वो लगभग टक्कर की चल रही थी, लेकिन अचानक 1 घंटे के बाद में रिजल्ट जो है पूरा बदल गया, जो कि महाराष्ट्र की सोच के अंदर नहीं था। हालांकि अगर हम जमीन की बात करें, आप भी जमीन पे यहाँ घूमे हो, हम भी घूमे हो,
तो सारे ही पत्रकार ये मान रहे थे कि कांटे की टक्कर है। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि इतनी बड़ी जीत जो है वो बीजेपी को हो सकती है। बीजेपी के भी कई लीडर्स से हमारी बात हुई, उनको उनका कहना है कि उन्हें भी ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत है। देखिए, मैं भी ये मानता हूं कि अगर वाकई में इतनी बड़ी जीत होती तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 150 सीटों पर बीजेपी लड़ती, वो खुद अपने दम पर और सीटें बढ़ा करके लड़ने की कोशिश करती। यानी कि कुछ तो मामला है जिसको लेकर के ये सारी चीजें हुई है। देखिए, एक सर्वे जो लोकमत ने किया है उसके अंदर तकरीबन 95 सीट 95 सीट जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर, जहां पर बहुत बड़े लेवल पे घोटाले की बात आई है। जांच के बाद पता लगा है तकरीबन 5 लाख से ज्यादा वोट जो है वो सामने आए हैं, जिसका हिसाब अब तक नहीं मिल पाया। इसी तरीके से संजय राउत ने पहले ही दिन बता दिया था कि नासिक के अंदर भी तकरीबन जो उनके लोग हैं, जिस परिवार में तकरीबन 65 लोग हैं, उस 65 लोगों के भी वोट जो है नहीं गिर पाए। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के दहिसर इलाके में, जैसे आपने कहा एमएनएस कार्यकर्ता, वो उनके घर के 4 लोग थे, वहां भी उनका कहना है कि 2 लोग जो है वो सारी चीजें नहीं मिल पाई। वही कन्नड़ सीट जो आती है, जिनका तहरील गांव है, वहां पर टोटल वोट अगर हम बात करें तो 396 है, जिसमें से 312 वोट गिरे, लेकिन मशीन्स में जो काउंटिंग आई है वो 624 की आई है। ऐसे अलग अलग जगह से मशीन पर काफी सवाल खड़े हो गए। खास करके देखिए, एक सेट एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो नांदेड़ सीट की बात करें, जहां लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन एक साथ हुआ। लोकसभा के अंदर कांग्रेस की जीत बताई जाती है, वहीं 1,59,000 से मत जो है वो 6 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं गिरे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या जो लोग लोकसभा के अंदर इलेक्शन के अंदर जिता दिए जाते हैं, मतलब एक कैंडिडेट को जिताया जाता है, वहीं 6 जगह पर वो हार होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो भी इतना बड़ा डिफरेंस, देखिए 25, 30, 40 हजार तक के वोट तक का डिफरेंस समझ में आता है, लेकिन इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आता। शुरुआत में हालांकि लोकसभा सीट को लेकर के भी ये माना गया था हार गई, लेकिन जो चौहान वहां के कैंडिडेट थे काफी स्ट्रांग थे, जिन्होंने काफी जद्दोजहद की, काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद रिकाउंटिंग का बहाना देकर के सीट को जिता दिया गया। यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मामला है जिसको लेकर के काफी सवाल खड़े। अभी हालांकि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी शिवसेना, वो वीवीपैट को चैलेंज करने की बात कर रही है। उनके जितने कैंडिडेट हैं उनको पैसे भर करके चैलेंज करने की बात की गई है। मुझे लगता है कि 47,200 रुपए जो है पर कैंडिडेट को भरने आते हैं और उसको लेके चैलेंज किया जाएगा। लेकिन अगर टेक्निकल ग्राउंड पर अगर हम बात करें, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जिस तरीके से ये मशीन को मतलब एक तरीके से क्या कहेंगे कि सेट किया जाता है, उसके अंदर एक तरीका ये भी है कि उसके अंदर जो अपना कोडवर्ड डाला जाता है कि इतने वोट के बाद इतने वोट जो है यहाँ ट्रांसफर होने चाहिए। वीवीपैट के अंदर भले ही अगर वो सारी चीजें दिखती है, लेकिन इंटरनल ये सारी चीजें चेंज हो सकती है। ये इजरायली पैटर्न माना जाता है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर राजीव जी बहुत गंभीर सवाल है, और मुझे लगता है कि इनको कांग्रेस पार्टी हो चाहे उनके अलायंस हो, सभी को इस मामले के अंदर जो अदालत का दरवाजा है वो खटखटाना चाहिए। लेकिन उसके साथ के अंदर जो कुछ ऐसे टेक्निकल जानकार है उसका सपोर्ट उन्हें लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट से ही ये साफ हो पाएगा कि आगे जो रास्ता उनको अदालत का हो या किसी और जगह चैलेंज करने का हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, तो उन सभी चीजों को लेकर के टेक्निकल तरीके से जो एक्सपर्ट्स है वो ज्यादा बता पाएंगे कि क्या कारण है जो इस तरह की मशीन जो है वो सेट करके इलेक्शन किए जाते हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल का प्रयोग किया गया। छत्तीसगढ़ से ये शुरुआत में समझता हूँ, हरियाणा में ये मॉडल की एक तरीके से जांच की गई कि कितना हम सक्सेस होते हैं। जहां उन्हें हरियाणा मॉडल सक्सेस दिखा, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर जिस तेजी से सारी चीजें की गई है, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आने वाले जो 2029 के इलेक्शन है वो कितने बड़े लेवल पर सेट किए जाएंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से लेकर उधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में और जिस ढंग से ये रिजल्ट आए हैं ये पचते नहीं हैं। ये रिजल्ट यानी अपच वाली स्थिति हो गई है कि आप किस ढंग से और कहाँ क्या सेटिंग कर रहे हैं, चाहे ईवीएम में हो या दूसरे और भी कई ऐसे सारे कारण हैं जिनके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। उन सबको वजहें जो हैं उन सब पर चर्चा ही नहीं बल्कि उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। और एक आंदोलन की बात अब जब कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो यह आंदोलन अब आगे बढ़ना चाहिए और उस आंदोलन में इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी साथ आते हुए दिखाई देते हैं, जैसे अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी हैं। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी,
कल से जैसे ही ये ऐलान, ये घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, उसके बाद से सत्ता पक्ष लगातार इस पर बातें कर रहा है। मीडिया का एक धड़ा जो सत्ता पक्ष के साथ रहता आया है वो इसको डिफेंड करने और सत्ता पक्ष को खासकर डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, इसको गलत बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात तो निकल चुकी है और बहुत दूर तक जा चुकी है, इसलिए क्योंकि कहा गया कि लड़के को, ये जो स्टूडेंट है, इसको पास कर देना, और टीचर ने सारे 100 के 100 नंबर सब में दे दिए। 6 पेपर थे, सब में 100% आ गए। बिहार में आपको पता है ना ये हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ, वो टॉप कर गई थी वो लड़की। ऐसे ही यहां महाराष्ट्र में बीजेपी टॉप कर गई, लेकिन ये पच नहीं रहा है बिहार के उस रिजल्ट को, जो स्कूल का हायर सेकेंडरी का था, शायद मुझे ध्यान आ रहा है, उस रिजल्ट की जांच हो गई और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। लेकिन यहां आखिर जांच कौन करेगा? हमारे डॉक्टर राकेश पाठक जी शेर व शायरी से कुछ बातें रखते हैं। कल मुद्दई और कुछ मुझे पता है फैसला क्या होगा कुछ कह रहे थे, तो यहां वैसे ही शायद नजर आता है। डॉक्टर साहब, क्या है वो शेर? वही मुद्दई वही मुंसिफ, मुझे यकीन था कसूर हमारा निकलेगा। जी, तो ये कसूर हमारा निकलेगा। और वो जो छात्रा थी वो पॉलिटिकल साइंस की थी, तो यहां 100% नंबर आ गए सब में। जो हमारे साथी इकबाल जी कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि आप प्रैक्टिकल धीरे धीरे कर रहे थे, थोड़ा बहुत बढ़ा लेते, 150 तक चले आते। बीजेपी को भी पता नहीं था, नहीं तो पूरे के पूरे 288 सीटों पे अकेले लड़ती, बोलती जाओ तुम लोग बाहर में, हम अकेले लड़ रहे हैं चुनाव और ले आएंगे 288 में से 250 खुद लेके आ जाएंगे, जब इतनी सेटिंग है तो। प्रशांत जी, देखिए, अभी इकबाल साहब ने कुछ केस स्टडीज और कुछ आंकड़े रखे, मैं जरा एक बर्ड आई व्यू आपको देता हूं तो उसका स्केल पता चलेगा कि क्या स्केल है। 1-2 सीटों का उन्होंने कुछ सीटों के बारे में बताया, मैं पूरे महाराष्ट्र के कुछ फिगर्स आपको देता हूं। अभी वो 95 सीटों की बात करें तो वो भी बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि वोट कितना बढ़ा, कब कब, और इस पे हम लोगों का पॉडकास्ट हरियाणा के बारे में आ चुका था जी। अब मैं महाराष्ट्र के बारे में बताता हूं। चुनाव के दिन, पोलिंग डे के दिन शाम को 5 बजे हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में 58.22% मतदान हुआ था चुनाव आयोग के ऐप के मुताबिक। उसके बाद रात में 11:15 बजे वो हो गया 66.5%, 66.05%। और उसके बाद उसके अगले दिन, यानी काउंटिंग के एक दिन पहले, वो हो जाता है 66.05। पहला सेकंड फिगर थी 65.2 फिगर, और मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले सबसे 58.22% था, 58.22%। उसके बाद मतदान बढ़कर हुआ 65.02%, और उसके बाद मतदान काउंटिंग के पहले हो गया 66.05%। ये जो 3 बार बढ़ा, ये कुल मतदान कितना बढ़ा? 7.83%। अब इसमें देखिए, मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में कितने मतदाता आ गए नए, कितने मतदाता बढ़े। राजीव जी, 77 लाख मतदाता बढ़े हैं। ये 7.83% का मतलब है 77 लाख मतदाता। और इसको अगर औसत निकालेंगे प्रति सीट, तो 27,000 प्रति विधानसभा सीट मतदान बढ़ा है पोलिंग डे के बाद जी। यानी पोलिंग डे को जो शाम को 5 बजे फिगर आती है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया है, उसमें जो कुल मतदान बढ़ा है वो 77 लाख मतदाता बढ़े हैं। तो ये फिगर कुछ कहती है। इसकी ये फिगर में चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण चाहिए, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन चाहिए, और डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन चाहिए। शेर व शायरी नहीं चाहिए उनकी,
उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें चाहिए कि ये कैसे बढ़ रहा है और इसको फिक्स क्यों नहीं किया गया। हरियाणा में समस्या आई, उसके बाद इसको फिक्स क्यों नहीं किया गया। ये सवालिया निशान खड़े करते हैं पूरे चुनावी प्रोसेस पर। जी। उसके बाद आपको अब एक आंकड़े का सेट और देता हूं। 95 ऐसी सीट, इसको अभी इकबाल साहब बताया, 95 ऐसी सीट हैं जहां पे जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उसमें अंतर है। 76 ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र में जिसमें जितने वोट गिने गए वो वोट जितने पड़े उससे कम है, यानी कम वोट गिने गए। 19 ऐसी सीटें हैं जहाँ जितने वोट पड़े उससे ज्यादा मतदान गिन लिए गए, यानी जो वोट पड़े भी नहीं उसको भी गिन लिया गया। 19 ऐसी सीटें हैं। अब एक आंकड़ा और मैं आपको देता हूं और वो आंकड़ा आपको एक दिशा देता है कि क्या हुआ होगा। हम सब राजीव जी इलेक्शन के सर्वे करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं, पोल सर्वे करते हैं। कितना सैंपल साइज होता है? 50,000, 1 लाख है। पूरे देश के, पूरे राज्य के सैंपल साइज 50,000 होता है। महाराष्ट्र में पोस्टल बैलेट पड़े 5.5 लाख और उस 5.5 लाख पोस्टल बैलेट में जो इंडिया गठबंधन का वोट शेयर है वो 43.3% है, 43.3%। अब इसको अगर आप सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 137 सीटों की गिनती कर रहा है। आई कितनी हम जानते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में कहीं कोई बड़ी गड़बड़ हुई है जिसकी जांच जरूरी है और जिस पे चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण जरूरी है। बार बार ये सवाल उठते हैं। एक बात जो मैं ईवीएम से आगे हमेशा कहता हूं कि जो वोटर डिलीशन का मामला है वो बहुत बड़ा मामला है। मनी ट्रेल का मामला जो अखिलेश यादव ने एक नया किस्सा बताया मनी ट्रेल का, वो मामला, यानी मनी ट्रेल के मामले पे ही हम लोगों का पॉडकास्ट है राजीव जी कि अरुण गोयल का इस्तीफा हुआ था जी। इस मनी ट्रेल के मामले पे विवाद हुआ था राजीव कुमार से। नितिन गडकरी को मैं एक मीडिया इंटरव्यू में सुनता हूं जो वो कह रहे हैं कि अपने चुनाव की बात कर रहे थे वो कि 3.5 लाख वोटर उनकी कंस्टिट्यूंसी में काट दिए गए। नितिन गडकरी कह रहे हैं, कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा है। और उन 3.5 लाख वोट जो गायब किए गए वो कह रहे हैं हमारे वोट थे, वो मेरा विक्ट्री मार्जिन उससे कम हो गया। जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों के वोट उड़ा दिए गए मतदाता सूची से। तो नितिन गडकरी के साथ ये कोई क्यों करेगा? हम लोग सब जानते हैं कि नितिन गडकरी की राजनीति क्या है और वो जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है। जांच का विषय है ये कि 3.5 लाख वोट अगर उनके कंस्टिट्यूंसी में डिलीट कर दिए गए तो ये वोटर डिलीशन एक बहुत बड़ा मामला है। कल भी मैंने चर्चा की थी इसकी कि सरकार के पास, रूलिंग पार्टी के पास कंप्लीट डेटा होता है कि कौन सी ईवीएम कहाँ लगी थी, उसमें किसने किसको वोट किया, और उसके हिसाब से रणनीतियां तय होती हैं, उसके हिसाब से चीजें तय होती हैं। अब एक और जो मामला है कि अखिलेश यादव ने उठाया, बहुत गंभीर मामला है कि जो पैसे का खेल है चुनाव के दौरान, मैं बड़े कॉर्पोरेट पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो गिफ्ट वाला है, ये जो छोटे छोटे तरीकों से नीचे तक 1000, 2000, 5000, जिसका कि मैग्नीट्यूड स्केल बहुत बड़ा होता है। अगर राज्य को स्तर को देखें आप, वो कई हजार करोड़ होगा। उस पैसे पर निगरानी रखने का काम चुनाव आयोग का है जी। चुनाव आयोग ने ये क्यों नहीं किया? ये कैसे हो गया कि CSR जो
अखिलेश यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के CSR से गिफ्ट दिलाए गए। तो पब्लिक सेक्टर के CSR से गिफ्ट कैसे दिला दिए गए, चुनाव आयोग क्या कर रहा था? और इस तरीके की तमाम सारी पैसे की रिकवरी हम देखते हैं, ये बिल्कुल जांच का विषय है। अखिलेश वहां पे शिवसेना या इंडिया गठबंधन की पार्टियां महाराष्ट्र में तैयारी करें, जैसा मैंने कहा। लेकिन इन सब जो मैं आंकड़े बता रहा हूं, इनके मद्देनजर निश्चित तौर पे एक चुनाव सुधार के लिए, चुनाव प्रक्रिया को और सक्षम बनाने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। बगैर आंदोलन के ये नहीं होगा। जब तक ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक नहीं होगा। जी। राजनीतिक पार्टियां अपनी स्टैंड बदलती रहती हैं। अभी आज मैं TDP का बयान देख रहा था। वो TDP वही TDP है जो सुप्रीम कोर्ट गई थी। 50% वीवीपैट की काउंटिंग की डिमांड लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब उनको EVM ठीक लग रही है। तो चंद्रबाबू नायडू तो खैर अडानी को भी क्लीन चिट दे सकते हैं, वो तो अभी उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। इसलिए जन आंदोलन करना होगा। लेकिन पहले जिस तरीके के आंकड़े मैं एक स्टेट लेवल में बता रहा हूं, ऐसे आंकड़े नीचे के यानी विधायक या गांव या पोलिंग स्टेशन के लेवल पे आने चाहिए, ताकि लोग कन्विंस्ड हों कि उनका वोट चोरी हुआ है। EVM को लेकर बहुत डिबेट है, पूरे देश में डिबेट है। कहीं आप देश के किसी भी कोने में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, दूर दराज में जाता हूँ, लोग EVM के बारे में शक की निगाह से देखते हैं। तो इसलिए अगर इस पे पुख्ता डेटा के साथ, पुख्ता दलीलों के साथ ये जाया जाएगा, तो ये निश्चित तौर पे एक आंदोलन बनेगा। और इलेक्शन कमीशन को जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? जब पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा है, तो राजीव कुमार को मीडिया में आकर जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? वो किसको रिपोर्ट करते हैं? वो भारत के संविधान के मातहत एक अधिकारी हैं। संवैधानिक संस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो भारत के लोगों को, मतदाताओं को वो क्यों नहीं एड्रेस करेंगे? और एक और बड़ा घपला होता है। वो बड़ा घपला ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, किन अधिकारियों के तबादले होते हैं, किन को रोका जाता है, किन को डिप्लॉय किया जाता है, किन की स्पीचेस पे सवाल उठते हैं, किन की स्पीचेस को जो है वो छोड़ दिया जाता है। जी, ये तमाम घोटाले हैं जिसपे की बात होनी चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग मसले। और लेकिन ईवीएम की चर्चा एक बार फिर गर्म हो रही है। और इस बार चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंदोलन का ऐलान किया है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम जैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाली, वैसे ही आंदोलन ईवीएम पे भी हम खड़ा करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अभी काउंटिंग हुई है, उस काउंटिंग को लेकर भी उद्धव ठाकरे और दूसरे दलों के नेता, जो विपक्षी दलों के नेता हैं, वो इस पर मंथन कर रहे हैं और बहुत जल्द चुनाव आयोग को ऐसे कुछ ज्ञापन, कुछ ऐसे आवेदन सौंपने वाले हैं, एप्लीकेशन देने वाले हैं जिसमें रिकाउंटिंग की बात हो। तो रिकाउंटिंग, और दूसरी तरफ जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है वो विपक्ष सहित, विपक्ष जो है वो तो सही, लेकिन उसके अलावा जो वोटर्स हैं उनको ये रिजल्ट पच नहीं रहा। हमारे साथी इकबाल जी वहीं से जुड़े हुए हैं, ये और बेहतर जानते हैं। और ये बात पच नहीं रही है तो फिर इसके आगे की कहानी क्या होगी? क्या सचमुच इस पर कुछ एक्शन होगा? क्या चुनाव आयोग एक्शन लेगा या विपक्ष एक्शन लेगा, या यहां से एक नई लड़ाई शुरू होगी? क्योंकि इसके बाद अब 2 महीने बाद चुनाव हैं दिल्ली के, और उसके बाद फिर अगले साल आखिर में बिहार के चुनाव। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। क्या ऐसे ही चलता रहेगा या यहां से कुछ मुहिम आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। एक तो आपने महाराष्ट्र के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का बयान आपने सुनाया जी। उस बयान में उन्होंने कहा, किस जगह पे कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है? कोई वाक्य, कोई सेंटेंस किसी बिंदु पर या उनकी दावेदारी नहीं है। पूरा का पूरा मैंने बहुत ध्यान से उनका वक्तव्य सुना, और इसके पहले जब उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तभी मैंने सुना। आखिर शिंदे साहब मुख्यमंत्री पद का दावा क्यों छोड़ेंगे?
वो क्या उन्होंने शिवसेना तोड़ी थी एक सामान्य मंत्री बने रहने के लिए, गृह मंत्री बनने के लिए उन्होंने शिवसेना से अलग हुए थे वो? और अगर वो मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ देंगे तो क्या उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके विधायक इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे? और छोड़ेंगे ही क्यों? और दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी क्या शिंदे साहब को नाराज रख करके महायुति की सरकार चला लेगी? सवाल महायुति की सरकार का चलाने का भी नहीं है, केंद्र सरकार चलाने का भी है। जो उनके सांसद है, 7 सांसद, उसकी भी आवश्यकता केंद्र को है। तो शिंदे साहब अपना दावा छोड़ दिए हों, या शिंदे साहब के स्वभाव में यह है कि नहीं नहीं ठीक है, हम छोड़ के जा रहे हैं, जो जिसको चाहे आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, ये तो मेरे बात मेरे गले तो नहीं उतरती। दूसरी चीज कि क्या ये विधानसभा का चुनाव हो गया 2024 में, उसके पहले लोकसभा का चुनाव हो गया, अब शिंदे साहब की आवश्यकता नहीं है बीजेपी को? ये भी संभव नहीं है। अभी जो उस राज्य की बड़ी बड़ी नगर पालिकाएं हैं उनके चुनाव होने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी शिंदे साहब के बगैर इन चुनाव में उतरने के लिए तैयार है? और उन चुनावों में वो सामना कर सकती है अपने विपक्षियों का बगैर शिंदे के? और तीसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को प्रोत्साहित कर रही है लगभग सभी राज्यों में, वह फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बना लेगी। और फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बना करके वह राज्य के लोगों को पेशवाई का राज वापस लाने का संदेश देने के लिए वो राजनीतिक रूप से तैयार है? इस सामान्य से सवाल नहीं है। और कहीं भी उन्होंने कहा कि मैं सीएम ने कॉमन मैन रहा हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने कॉमन मैन के रूप में उन्होंने काम किया और लोगों के बीच में मौजूद है। अगर इतनी बात सामान्य होती तब तक सरकार बन जाती। उनके शिंदे साहब के लोग कह रहे हैं कि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं वो। भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी इनकार नहीं कर पाई अभी तक कि नहीं नहीं हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। सब बातें सूत्रों के हवाले से कही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे तो प्रधानमंत्री जी निर्णय ले लें। ये तो बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होगा प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि आप शिंदे साहब को क्या भारतीय जनता पार्टी किनारे करने या उनको नाराज करने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति बाला साहब ठाकरे के जमाने में, बाला साहब ठाकरे के जो नेतृत्व वाली शिवसेना के मुद्दे कर रहे थे, और आज जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में राजनीति शिंदे साहब के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ कर रहे हैं, वही शिवसेना है। तो शिवसेना से अलग होकर के अभी राजनीति करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि शिंदे साहब को नाराज कर लेना इतना आसान भी नहीं होगा पार्टी के लिए, और केवल इस बिना पर कि भी आने वाले चुनाव भी है। दूसरी बात, तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि अभी मुख्यमंत्री का पद का मसला इतना आसानी से खत्म नहीं हुआ है। और आपने जो शिंदे साहब का वक्तव्य हम लोगों ने सुना, उसमें कहीं उन्होंने अपनी दावेदारी को छोड़ा नहीं है। अब बात आती है इस चुनाव की। सच्चाई है कि इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह किसी के गले नहीं उतर रही है। लेकिन यह मामला केवल ईवीएम तक नहीं है। इस पूरे के पूरे मामले को ईवीएम तक सीमित करना, इस पूरे विषय की व्यापकता को कमजोर करना है। आप उत्तर प्रदेश में कहां पे ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई? कुंदरकी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, क्या वह ईवीएम की छेड़छाड़ से हुई? वह जो दरोगा रिवाल्वर लेके घूम रहा था, वह ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहा था। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, वह ईवीएम से छेड़छाड़ है। जो कहा जा रहा है, महाराष्ट्र का नागरिक कर रहा है, महाराष्ट्र के पत्रकार कर रहे हैं, महाराष्ट्र में तटस्थ पर्यवेक्षक कर रहे हैं कि जितना पैसा खर्च हुआ है महाराष्ट्र के चुनाव में, इतना महंगा चुनाव लोगों ने नहीं देखा। तो क्या ईवीएम से छेड़छाड़ है वो? अगर आप पैसे के ताकत को रोकने में सक्षम है, नहीं है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, अगर आप लोगों के नाम मतदाता सूची से जो काट दिए जा रहे हैं, इसके प्रति आप ध्यान देने की स्थिति में नहीं है, अगर लोगों को वोट देने से रोकने की जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में सवाल नहीं पैदा करते, तो सवाल तो ईवीएम का नहीं बनता। ईवीएम को लेकर के अगर बात भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, अन्य लोग भी कहते हैं, इसी ईवीएम ने वायनाड में प्रियंका गांधी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया। इसी ईवीएम ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर ठेल दिया। इसी ईवीएम ने मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चौथे नंबर पर रख दिया। सवाल यह है कि अगर जहां चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में ईवीएम भी शामिल हो सकती है, चुनाव में ईवीएम को बदला भी जा सकता है, ये बड़े बड़े सवाल हैं।
और केवल ईवीएम तक सीमित करना मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है जी। अगर 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 जो सरकार निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कॉलेजियम बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो केवल उसका मुद्दा केवल ईवीएम तक सीमित रहेगा, मुझे तो नहीं लगता। अगर 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 निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देश निर्वाचन में जुड़े हुए लोग उसका पालन नहीं करते तो क्या मामला ईवीएम तक सीमित है? निर्वाचन आयोग ने साफ साफ कहा कि सुरक्षा कर्मियों को किसी भी मतदाता से पहचान पत्र मांगने का अधिकार नहीं। मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना सुरक्षा कर्मियों का दायित्व नहीं है। ये लिखित पत्र इन ब्लैक एंड व्हाइट है। इसका पालन तो कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ा। 50 इस तरह के वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पर। मेन स्ट्रीम के कुछ मीडिया के लोगों ने वे कहा जगह इस तरह के वीडियोस दिखाए। बात वो भी तो एक महत्वपूर्ण विषय है। और अगर संस्थाएं अपने तरीके से काम नहीं करेंगी तो चाहे ईवीएम को प्रभावित करना हो, चाहे वोटर को प्रभावित करना हो, चीजें चलती रहेंगी। सवाल इस बात का है ईवीएम, मेरा तो अपना मानना यह भी है कि ईवीएम का विषय इतना गंभीर करने पर, इतनी विमर्श बढ़ा देने पर इस बात की शंका कम से कम मेरे मन में है कि जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत भी देना चाहते हैं वो नहीं निकलेंगे कि जब हमारा वोट हमारे उम्मीदवार के पास जाना ही नहीं है तो हम क्यों वोट देना है। ईवीएम को बदल देना इसका समाधान, ये तो एक सामान्य सी बात जो निर्वाचन आयोग मांग सकता है, आप ईवीएम बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जिस तरीके से कराड़ में महाराष्ट्र में 40,000 वोट बढ़े और 40,000 के मतों से अंतर से वहां का कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया, तो आप वहां वीवीपैट के पर्चियों की गिनती करा दीजिए। जहां जहां शिकायतें आती हैं, जहां जिस मतदान केंद्र पर शिकायत अभी जो मनसे के नासिक के उम्मीदवार ने कहा कि साहब हमारे घर में तो 6 लोग हैं, केवल 2 ही वोट हमको मिला, आप वीवीपैट की गिनती करा दीजिए, ये पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग आसानी से निर्णय ले सकता है। तो ईवीएम के पूरे मसले को तो बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। लेकिन जो सवाल संवैधानिक संस्थाओं को या निर्वाचन कराने की संवैधानिक संस्था जो है उसके स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका समाधान क्या है? सवाल यह है कि अगर आप शुचितापूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी के साथ चुनाव संपन्न नहीं कराते तो फिर आखिर इसकी जवाबदेही किसके पास होगी? अगर एक मतदाता अपने घर से निकल ही नहीं पा रहा है और उसके लिए तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, ये मसला केवल इस समय का तो नहीं है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में रामपुर में चुनाव हुआ था, आजमगढ़ में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय क्या क्या दृश्य हुए। अपने विधानसभा चुनाव के इतिहास में सबसे कम प्रतिशत का मतदान रामपुर में हुआ और वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उपचुनाव जो हुआ था पिछली बार, अगले चुनाव में वो हार गई। सवाल है केवल यह चुनाव में की स्थितियों को लेकर के जो सवाल पैदा हो रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ईवीएम तक सीमित नहीं है। अगर चुनाव सामान्य तरीके से नहीं कराए जाएंगे, चुनाव कराने की मशीनरी के ऊपर इतना सरकारी हस्तक्षेप रहेगा, अगर सरकारी हस्तक्षेप बीएलओ, पीठासीन अधिकारियों के सहयोगियों के तैनाती तक में तमाम तरह के हस्तक्षेप के अगर आरोप लगते रहेंगे और इन आरोपों से निर्वाचन आयोग मुक्त होने का प्रयास नहीं करेगा, इनमें सुधार करने का प्रयास नहीं करेगा, तो बात ईवीएम तक नहीं है जी। अगर यही तंत्र काम कराएगा बैलेट पेपर से भी, तो क्या हासिल कर लेंगे आप? क्या हासिल हो जाएगा? सवाल ये पूरा का पूरा इस समय जो चुनाव की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर सवाल पैदा होता है। उसमें ईवीएम भी एक पक्ष हो सकता है, ईवीएम का, लेकिन यह ईवीएम तक ही सीमित मामला नहीं है। और ईवीएम को रिप्लेस करके इस तंत्र के साथ आप एक जनता की चुनी हुई सरकार आप सत्ता में ला लेंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर तंत्र ऐसे ही प्रभावित रहेगा तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी आ जाए, चुनाव तो कराने वाले ही लोग होंगे। अगर निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों की शिकायतों को तरजीह नहीं देगा, भारतीय जनता उत्तर प्रदेश में 5 पुलिसकर्मियों को निर्वाचन आयोग ने निलंबित किया। क्यों निलंबित किया? इसी बात की तो शिकायत थी कि वह मतदान की प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। 8 पुलिसकर्मियों को उसने निर्वाचन के दायित्व से मुक्त कर दिया। क्या आरोप थे? कि वह निर्वाचन की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे, वो ईवीएम को तो नहीं रिप्लेस कर रहे थे। तो निर्वाचन को प्रभावित करने की जो पूरा का पूरा तंत्र विकसित हो गया है, जिस पर निर्वाचन आयोग आंख मूंदे बैठा हुआ है, सवाल हुआ है।
और इस बड़े सवाल को एड्रेस करना पड़ेगा कि आखिर यह संवैधानिक संस्था जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने एक स्वतंत्र आयोग के रूप में विकसित किया, सरकार से अलग हो, एक स्वतंत्र होकर के काम करने की अपेक्षा की, उसके स्तर पे क्या हो रहा है? सवाल ये मुद्दे ये हैं। इसलिए यह बड़ा सवाल है। ये पूरे देश में चुनाव कराने की जो पूरा जो तंत्र विकसित हो रहा है उसको लेकर के सवाल है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक स्वाभाविक सवाल है कि 33,912 वोट कम क्यों गिने गए। इसकी जवाबदेही निर्वाचन आयोग के ऊपर बनती है। जितने वोट पड़े हैं उससे 33,000 कम वोट गिन दिए गए। पहले निर्वाचन आयोग ने क्या तर्क दिया था कि जब मॉक वोटिंग होती है उस समय जो मॉक वोटिंग के दौरान कुछ मत पड़े रहते हैं उसको हटाया नहीं जा पाता, इसलिए ज्यादा मत गिन लिए जाते हैं। लेकिन कम क्यों गिन लिए गए, इसकी जवाबदेही किसके पास है? जी, तो बात केवल सीमित, मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव की निष्पक्षता यह केवल ईवीएम तक सीमित नहीं है, यह विषय व्यापक है और इसके सभी पक्षों पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी पक्षों पे बात होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और ईवीएम या चुनाव प्रणाली, इस पे खूब बातें होनी चाहिए। और ये वादा रहा दोस्तों आप लोगों से कि इस पे हम चर्चा उस लेवल तक करेंगे जहाँ ये आंदोलन में तब्दील हो जाए। हमारे तमाम साथी इसमें साथ देंगे, इसलिए क्योंकि अगर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत रखना होगा, पारदर्शी रखना होगा। और यहाँ पारदर्शिता की बहुत कमी, अपार कमियां हैं उसमें। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि मीडिया भी इस मुहिम में हिस्सा ले। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया अगर ठीक नहीं होगी तो फिर इस देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, और लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करना चाहते हैं जो लोग, उनके मंसूबे फलेंगे फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो संविधान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले चुनाव की प्रक्रिया को, यानी चुनाव में पारदर्शिता हो, चुनाव सुधार की बात हो, और इन सब पे हम बात करेंगे। चाहे वो वोटर लिस्ट की बात हो, चाहे पैसे का गलत इस्तेमाल हो, चाहे प्रलोभन हो या ईवीएम हो, इन सब मसलों पे, वोटर लिस्ट हो, इन सब मसलों पे हम बात करेंगे और लगातार करेंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी, और यहाँ पे कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी को और कोई दल नहीं, यहाँ एक राष्ट्र की बात, और राष्ट्र में, देश में चुनाव सही होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इससे कौन ऐतराज करेगा? अमलेंदु उपाध्याय जी। बिल्कुल राजीव जी, इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को भी इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, स्वतंत्र हो, क्योंकि बीजेपी भी ये नहीं कह रही है कि बेईमानी हो चुनाव में। अब वो चुनाव आयोग कर ले रहा है तो बीजेपी बेचारी इसमें क्या करे? तो इसलिए जो है चुनाव आयोग जो है जो कर रहा है उससे सबको आपत्ति है, बीजेपी को भी होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी राजीव जी अभी तक ये नहीं कह पा रही है कि भाई हम इतना जो छप्पर फाड़ के बहुमत ला रहे हैं तो आप ईवीएम से क्या बैलेट पेपर से करा लो, उससे भी हम छप्पर फाड़ के बहुमत ले आएंगे, क्योंकि जनता जिता रही है। तो अगर जनता जिता रही है तो बीजेपी को बैलेट पेपर से चुनकर आने में क्या परेशानी है? ईवीएम की रक्षा में नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता तक खड़ा क्यों हो जाता है? भाई ईवीएम से ऐसी क्या आपका प्रेम हो गया? क्या मोदी जी ने आविष्कार किया था ईवीएम का जो इतना प्रेम है ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी को? ये सवाल बहुत सारे उठते हैं और जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सुनील शुक्ला जी की बात एकदम सही है कि केवल ईवीएम की नहीं, बाकी चुनाव आयोग, बाकी और जो काम करता है उसके भी, लेकिन और कामों के साथ साथ ईवीएम भी उसका एक अस्त्र है। और सबसे ज्यादा काम, सारे काम करने के बाद ईवीएम से ही होता है। तो इसलिए ईवीएम, चूंकि जनता को सीधे सीधे समझ में आता है कि ईवीएम से हेराफेरी हो रही है, और ईवीएम से क्या क्या हेराफेरी होती है वो द्वितीय चीजें हो जाती है। तो इसलिए ईवीएम को सामने रखकर जन आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि जनता जो मोबिलाइज होगी वो चुनाव आयोग ने क्या वोटर डिलीशन कर दिया इसके नाम पे नहीं होगी, वो इसी पे होगी कि ईवीएम से फर्जी चीजें होती हैं। और ईवीएम के जरिए जो है सरकार बीजेपी बना रही है, ये चूंकि मैसेज है जनता में, इसलिए ईवीएम को केंद्र में रखकर आंदोलन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बाकी सारे जो घपले चुनाव आयोग के जरिए या किसी तरीके से प्रशासन के जरिए, कॉर्पोरेट घरानों के जरिए किए जाते हैं, यानी पूरे का पूरा जो चुनावी प्रणाली में जो घपले हैं उनको केंद्र में रखकर ये बात करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ईवीएम को लेकर बात कही वो यही बात कही कि ईवीएम के जरिए हमको नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चाहिए। और राजीव जी, कल जो याचिका खारिज की गई सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो ये आपको ये ज्ञान कहां से आ गया, ये आइडिया कहां से आ गया, याचिका करता है के पॉल, उनसे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको कहां से आइडिया आते हैं। तो उन्होंने, पॉल साहब ने जो तर्क दिया वो तर्क ये था
कि वो 150 से ज्यादा देशों में घूमे हैं, और अगर तानाशाह जो राष्ट्र है उनको छोड़ दिया जाए तो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ईवीएम मशीन नहीं है, सब जगह बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो यानी जब तानाशाही है वही ईवीएम मशीनें पूज्य है, बाकी जहां भी तानाशाही नहीं है, जहां लोकतंत्र है, वहां ईवीएम मशीनों का बाइकाट है। तो ये बात जो है जनता को भी समझ में आनी चाहिए कि ये मशीनों पर बात क्यों हो रही है, और इसीलिए जो इसको लेकर सारी बात की जा रही है राजीव जी। और मुझे लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ही पहली ऐसा राष्ट्रीय दल था जिसने ईवीएम पर सवाल उठाए थे जी, और ईवीएम पर सिर्फ सवाल नहीं उठाए थे, सुब्रमण्यम स्वामी तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक गए, और वीवीपैट मशीनों की जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की ही याचिका थी, वो किसी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव की याचिका नहीं थी। वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट, जो कि मोदी जी से भी बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का आदेश दिया था। तो इसलिए जो है इसको बड़ा आंदोलन बनाना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी से भी कहना पड़ेगा कि भाई अगर आप जीत कर आते हैं, जनता आपको जिताती है, तो आपको आपत्ति क्या है बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, उससे भी आप जीत जाएंगे। अभी आपकी 135 सीटें आई है वहां महाराष्ट्र में, बैलेट पेपर से होगा तो हो सकता है आपकी 288 में से 289 आ जाए, 290 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप तो जीत के आती ही रहते हैं, जनता जिताती है। तो जब जनता जिताती है आपको, तो फिर ईवीएम के रोना काहे रोते हो, बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लो। तो मुझे लगता है इसमें बीजेपी को भी तैयार हो जाना चाहिए राजीव जी। बिल्कुल, बीजेपी को तैयार हो जाना चाहिए। बीजेपी क्या तैयार होगी, एक बड़ा सवाल आता है। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। यहाँ मुद्दा जो है वो चुनाव की प्रणाली का है। मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी क्या चाहती है या विपक्ष क्या चाहता है। मुद्दा ये है कि चुनाव प्रणाली जो है वो निष्पक्षता के साथ आगे बढ़े, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े, लेकिन यहाँ वो दिखाई नहीं देता, इसलिए तो बार बार सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अब जबकि ये बात और थोड़ा आगे निकली है, हरियाणा के बाद हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं यही हालत हुई। अब 2 राज्यों के चुनाव और सामने हैं, सबसे पहले दिल्ली का चुनाव, उसके बाद बिहार के चुनाव हैं, और उससे पहले ईवीएम की लड़ाई, और न सिर्फ ईवीएम की लड़ाई, जबकि मुझे ये लगता है कि इस पूरे चुनाव की प्रणाली जो है, प्रक्रिया जो है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के चुनाव को भी बहुत नज़दीक से आपने देखा है, छत्तीसगढ़ के चुनाव को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, और उन चुनावों में भी बहुत ही परिणाम जो थे, बहुत अजीबोगरीब परिणाम आए थे, जिसकी उम्मीद शायद वहाँ की जनता ने भी नहीं की होगी। इसलिए भी ये बात यहाँ पर ज़रूरी है। इस पे आपके विचार? राजीव जी देखिए, पिछले 1 साल में जितने चुनाव हुए हैं उनके नतीजों पर तो जीतने वालों को भी भरोसा नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता अब तक अंदर खाने ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि उन्हें इतनी सारी सीटें मिल कहां से गई। सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अकेली ईवीएम का सवाल नहीं है, पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि लोकतंत्र में जो निर्णायक प्रक्रिया है वो लोगों के मत को गिनने की है। वो अगर पारदर्शी नहीं है, वो अगर संदिग्ध है, तो ये लोकतंत्र कैसे स्थापित रहेगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते जी। तो ये तौल नहीं है कि सब धान 22 पसेरी के हिसाब से आप तौल देते। जब गिनती होनी है, वोटों की गिनती होनी है, मताधिकार की गिनती होनी है कि किसने किसे वोट दिया, और ये गुप्त मतदान की जो प्रक्रिया है वो इसके लिए नहीं है कि मतदाता को भी ना मालूम पड़े उसने किसे वोट दिया है। ये गुप्त मतदान हमारे संविधान बनाने वालों ने इसलिए किया था कि दूसरों को ना मालूम पड़े कि राजीव रंजन जी ने किसे वोट दिया है, लेकिन राजीव जी को खुद को मालूम रहे कि उन्होंने जिसे वोट दिया है सचमुच उसी के खाते में गया कि। प्रशांत जी ने इतने सारे आंकड़े, इतने सारे प्रमाणों के साथ बताया कि कहां कुल मतदान से ज्यादा वोट गिन लिए गए, और कुछ सीटें ऐसी भी हैं प्रशांत जी जहां कम गिने गए हैं। वो भी तो एक सवाल है कि 7 या 8 सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र में कि जहां कुल वोट जो पड़े थे अंतिम परिणाम में उससे कम वोट गिने गए। तो ये जो ज्यादा वोट थे वो कहां से आए थे, और जो कम गिने गए तो बाकी बचे चंद्रकांता संतति के अय्यार ले गए क्या। इस तरह से रहस्यमय तरीके से अगर हमारी चुनाव प्रक्रिया संपादित होगी तो सचमुच में जनता जो फैसला सुनाना चाहती वो फैसला सामने नहीं आएगा।
इसलिए ईवीएम सहित इस पूरी प्रक्रिया में जितने भी लूप होल्स है, जितनी भी कमियां हैं, जितने बारीक सुराख हैं, वे सब बंद होने चाहिए। जनता जो फैसला सुना रही है वही सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी के भी हक में हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये विषय किसी पार्टी के लिए हम और आप चर्चा नहीं कर रहे। हमारी चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, बीजेपी, एनडीए कोई नहीं है। हमारी चिंता का विषय लोकतंत्र है, संविधान है और एक स्वस्थ पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया और प्रणाली है। उसके लिए जो आवाजें इस वक्त उठा रहे हैं, जो जन आंदोलन चल रहे हैं, अमलेंदु जी ने सही याद दिलाया कि प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई थी सबसे पहले। जीवीएल नरसिंह राव और किरीट सोमैया देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक लैपटॉप लेकर चलते थे, उस पर बताते थे पत्रकारों को कि इस तरह से ईवीएम हैक की जा सकती है। अब वे सपने में भी ईवीएम का नाम नहीं ले। कहा है जीवीएल नरसिंह राव राज्यसभा में पहुंच गए हैं, लेकिन वे आज तक ईवीएम शब्द का उच्चारित करते भी नहीं देखे गए जी। तो जो सवाल देश के सामने है उसका निराकरण होना चाहिए, और निराकरण करने की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी हुई सरकार और निर्वाचन आयोग की है। विपक्ष तो इस बारे में कोई फैसला कर नहीं सकता। टीवी लाइव और हम और आप तो नहीं करेंगे कि कल से चुनाव प्रक्रिया बदल जाएगी। इसलिए ये विमर्श उस स्तर तक पहुंचना चाहिए जहां सरकार इसको गंभीरता से ले, सिर्फ खिल्ली न उड़ाए विपक्ष की। और जब जब नरेंद्र मोदी या बीजेपी खिल्ली उड़ाएंगे तब तक हम उन्हें जीवीएल नरसिंह राव की किताब और उनके भाषण याद दिलाएंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की पद्धति या चुनाव में संशोधन या कहें तो चुनाव को में जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसकी बात होनी चाहिए, न कि यहाँ मेरा और तुम्हारा पे। लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है, और बीजेपी यहाँ 100% मार्क्स लेकर 90, अगर स्ट्राइक रेट 90 के आसपास हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। और ज़रा फिर से आना चाहता हूँ इकबाल जी आपके पास। इकबाल जी, अब तैयारियाँ क्या चल रही हैं? उद्धव ठाकरे या बाकी जो विपक्षी दल हैं वो लोग कर क्या रहे हैं? और जो खबरें हैं क्या वो सही हैं कि कई जगह रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दिए जाएंगे? को लेकर के खास करके शिवसेना बहुत गंभीर है, एनसीपी शरद पवार काफी गंभीर है। देखा आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी जो है इस तरह की चीजों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सिर्फ ईवीएम, जिस तरीके से सुनील जी ने कहा कि ईवीएम ही एक मुद्दा नहीं थी। अगर इस पूरे मामले के अंदर चाहे अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली हो, उसके बाद बिहार हो, यूपी हो, ये जितनी ही जगह इलेक्शन होने हैं वहां पर कांग्रेस को बहुत गंभीरता से अपने पूरे क्षेत्र के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर खास करके जो टीमें हैं उसे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लीडरशिप, अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो जमीनी कार्यकर्ता काफी नाराज है। बहुत बड़ा तबका जो वोटर है वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन अब भी परेशान है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के पास लीडरशिप में कमी है। नाना पटोले जैसे या अशोक चौहान जैसे लीडर हैं, वो इस तरह के लीडर है कि अगर ईडी सीबीआई जैसी की बात आ जाए तो वो अपना पाला बदल लेते हैं। कांग्रेस के पास लीडर है ज्योतिराज सिंधिया जैसे कि कभी भी वो किसी चीज को लेकर के यहां से वहां घूम सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी ही चीजों में सबसे पहले जमीनी कार्यकर्ता, जो कि एक लोकल लेवल का कार्यकर्ता, जमीन से कांग्रेस का जो एक ऐसा कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के लिए वो बहुत कुछ करना चाहता है, ऐसे कार्यकर्ताओं की एक टीम जो है मुझे लगता है बनानी पड़ेगी उनके। उसके बाद ये सारी चीजें जो है रणनीति एक तैयार करनी पड़ेगी। हालांकि हाल फिलहाल में आप देखो तो कांग्रेस के अंदर से राजीव गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लीडर जो है वो, शिवानंदन जैसे लोग हैं वो एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आप देखिए इन्हीं के नेता अब इलेक्शन के बाद ये बात उठाने लग गए हैं कि लोकसभा जीतने के बाद में नाना पटोले और दूसरे जो सीनियर लीडर है वो सीएम पद की तैयारी में लग चुके थे जी। यानी कि ईवीएम तो एक फैक्टर है ही, ईवीएम के साथ के अंदर कई बड़े फैक्टर्स है जो बीजेपी आने वाले दिनों में उठाएगी। देखिए आज अभी जो नया मुद्दा आया है वो अजमेर दरगाह का आया है कि जिसके अंदर भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान की जमीन पर बता करके उससे एक सर्वे की बात की गई है। इससे पहले संभल हमने देख लिया, ज्ञान व्यापी देख लिया, मथुरा ईदगाह मस्जिद देख ली। तो इस तरह के मुद्दों के साथ के अंदर भटकाने की भी कोशिश की जाएगी। तो जो रणनीति कांग्रेस को बनानी है
वो इतनी जबरदस्त बनानी पड़ेगी कि उसको पूरे महाराष्ट्र नहीं देश भर के अंदर इस आंदोलन को चलाने के लिए अलग अलग तरीके से लीडरशिप को एक्टिव करना पड़ेगा और उन सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि इलेक्शंस को लेकर के भले ही ये मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए या अदालत चले जाए, लेकिन उससे मामला पटेगा नहीं, क्योंकि कल ही जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। यानी कि बैलेट से इलेक्शन के लिए जहां पहले सभी बीजेपी के लीडर मना कर रहे थे, लेकिन वो बाहर आकर के एक बेहतरीन रणनीति के हिसाब से बाहर लड़े हैं। हालांकि 2024 का विधानसभा इलेक्शन क्यों ना हो, आरएसएस के साथ में संगठन बना के लड़ा गया और ये जीत किसी भी तरीके से, चाहे हम ये मान ले कि कॉफी में शक्कर ज्यादा हो गई, सीट ज्यादा आ गई, वो अलग चीज है, लेकिन जीत तो जीत ही मानी जा रही है। इसी तरीके से कांग्रेस जो मार खा रही है लीडरशिप, यानी कि आप देखिए हमेशा ये सवाल उठते रहे कि टिकट जो बांटी गई है उसमें बहुत बड़ा पैसा चला है, साथ ही एक स्लीपर सेल जो है वो लगातार कांग्रेस में काम कर रहा है। कई जगह हमने देखा कांग्रेस के अंदर कि जो सीट बांटी गई थी वाकई में वो सवालिया निशान खड़ी थी मुंबई के अंदर, और खास करके इतने बुरे हालात कांग्रेस के कभी महाराष्ट्र में नहीं हुए जितने इस बार मुझे नजर आ रहे हैं या कांग्रेस की खुद लीडरशिप को नजर आ रहे हैं। 96 से 99 तक थोड़े हालात रहे ऐसे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के हालात इतने नहीं हुए। अब कई महाराष्ट्र राज्य के अंदर कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शंस होने हैं कॉरपोरेशन के, उसको लेकर के इलेक्शन ईवीएम मशीन को लेकर के एक मीटिंग में सबसे पहला मुझे लगता है राजीव जी कि जमीनी हकीकत में वो लीडर जिस पर दाग नहीं है, ऐसे युवा लीडर्स को उन्हें बाहर लाना चाहिए और उनको फ्रंट बैंक खड़ा करना चाहिए ताकि कोई भी एजेंसी के जरिए उन्हें दबाया ना जा सके। तब जाकर के ये सारी चीजें कामयाब होगी और मुझे लगता है ये आंदोलन सफल होगा। और इसको सफल करने के लिए सबसे पहला जमीन के साथ जुड़ना, लोगों के मुद्दों के साथ जुड़ना, लोगों की मांगों के साथ जुड़ना, इसमें बहुत प्रयास और बहुत कोशिश जो है वो लगातार कांग्रेस लीडरशिप को करनी होगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कांग्रेस लीडरशिप को क्या करनी होगी, क्या करना चाहिए, ये आप बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें। लेकिन इसमें और लोग क्या कर रहे हैं, जरा प्रशांत टंडन जी आपसे समझना चाहता हूं कि सिविल सोसाइटी और बहुत, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ पार्टी लेवल पे ही नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में इसको छेड़ना पड़ेगा, ये साफ दिखाई देता है, जिसमें सिविल सोसाइटी का भी योगदान, बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्या आपकी जानकारी में सिविल सोसाइटी के लोग इस मसले को गंभीरता से ले रहे हैं? जो रिजल्ट अभी आए, दोनों रिजल्ट, हरियाणा और महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूं जी। हरियाणा पे एक रिपोर्ट आई थी वोट फॉर डेमोक्रेसी की, हम लोगों ने उसको 2-3 प्रोग्राम्स में दिखाया जी। और सिविल सोसाइटी अभी डेटा एनालिसिस कर रही है और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो इलेक्शन को लेके रिसर्च करते हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं कि अगला कदम कैसे लिया जाए। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो अभी मौजूदा स्तर पर हो रहा है, क्योंकि उसके लिए समय बड़ा कम होता है, कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है रिकाउंटिंग की, उसमें एप्लीकेशन कैसे दी जाए, वो लीगली टेनेबल हो, कानूनी रूप से वैध हो, उसमें कोई कानूनी गलती ना हो, ये सब काम जो है वो सिविल सोसाइटी की देख रेख में ही हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो कर रही है। और अगले कुछ दिनों में हम इसके रिजल्ट आते देखेंगे। उसके बाद आगे की तैयारी के लिए भी काफ़ी सोच विचार सब चल रहा है, रणनीतियाँ चल रही हैं। देखिए, एक और बात जरा मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को लेकर चुनाव हुआ था जी। कोई 10,000 मतदान हुआ था, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में गुप्त मतदान हुआ था। बीजेपी ऐसा प्रयोग क्यों नहीं करती है? बीजेपी अपने प्रेसिडेंट का चुनाव ईवीएम से करवा ले। नड्डा जी अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो ये देश भर के लिए मिसाल होगी। क्या बीजेपी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ईवीएम को लेकर? आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, अपना चुनाव आप कैसे करवाते हैं? कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव, अपने अध्यक्ष का चुनाव ईवीएम से नहीं करवाया था।
बैलेट पेपर से करवाया था, गुप्त मतदान था। मतदान सारे गुप्त होते हैं, लेकिन अगर बीजेपी के अंदर ये हौसला है ईवीएम को लेकर, इतना विश्वास है, इतने जोर से, इतने ताकत से वो सोशल मीडिया पे और मीडिया के चैनलों पे जाते हैं कि जो हार जाता है वो ईवीएम का रोलर होता है, तो भाई अपने अध्यक्ष का चुनाव ईवीएम से करवा ले आप। बिल्कुल एक मिसाल होगी पूरे देश के लिए, और तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। हम लोगों को भी इस तरीके के कार्यक्रम करने के लिए सोचना पड़ेगा 10 बार। तो हमें इंतजार रहेगा कि बीजेपी इसमें क्या करती है, और बीजेपी के नेता जो अध्यक्ष पद के चुनाव के दावेदार होंगे, हालांकि उनके यहाँ अध्यक्ष नियुक्त होता है, अध्यक्ष जो है वो चुना नहीं जाता है। चुनाव अध्यक्ष बीजेपी में मैंने कभी देखा नहीं, सुनील जी बताएंगे अगर उन्होंने देखा हो जी। तो। मैंने तो देखा हमेशा अध्यक्ष जो है वो नियुक्ति होता है। दूसरा कि देखिए, जो बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन का रोल, यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं जो बहुत सालों से चुनाव को कवर करते हैं। मैंने दिल्ली में रहते हुए चुनाव आयोग को बहुत करीब से देखा है, उस दौरान देखा जब वो मल्टी मेंबर चुनाव आयोग बन रहा था, और लगातार सेशन से पहले भी और सेशन के बाद भी और हाल फिलहाल तक चुनाव आयोग चुनाव के सुधार को लेकर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर लगातार बातचीत करता था जी। कंसल्टेशन होता था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसा हो, चुनाव की प्रक्रिया कैसी हो, रोल ऑफ मनी क्या हो। मैं ऐसे कई कंसल्टेशंस में गया हूँ, दिल्ली में ही से होते थे कंसल्टेशन। तो अब वो सारे कंसल्टेशन बंद हो गए। अब चुनाव सुधार की कोई बात ही नहीं होती। बात सुनील जी से मैं एग्री करता हूँ, मैं खुद भी ये कहता हूँ, कई दिन से कह रहा हूँ कि ईवीएम तक ही बात सीमित नहीं है। बात वोटर डिलीशन की है, बात जो है किस तरीके से इलेक्टोरल रोल बनाया जाए, किस तरीके से ये जो बढ़ रहा है 7.83% मतदान का प्रतिशत, ये और हरियाणा में जिस तरह से बढ़ा, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बढ़ा जी। पहले फेज में शायद 11%, पहले 2 फेज में 11% बढ़ गया था। 1 करोड़ से ऊपर मतदाता आ गए, कहां से आ गए भाई। तो चुनाव सुधार के बारे में चुनाव आयोग ने बात करना ही बंद कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते ही नहीं है। तो ये चुनाव सुधार को लेके एक राष्ट्रीय विमर्श की तो जरूरत है, और अब जिस तरीके से अगर धांधली हो रही है तो उस पर आंदोलन की भी जरूरत है। दूसरा कि पैसे का जो मामला है, जो अखिलेश यादव ने उठाया, वो बहुत गंभीर है। बार बार हम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पैसे का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस पर समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा इसी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में इस बात की भी होनी चाहिए कि कौन से अधिकारी, और उत्तर प्रदेश की भी बाई इलेक्शन में, कि कौन से अधिकारी डिप्लॉय किए गए, चुनाव आयोग ने किनको डिप्लॉय किया, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी भी है। रश्मि शुक्ला डीजीपी का एक मामला आया था, झारखंड के डीजीपी का भी मामला आया था, लेकिन वो कैसे हुआ है, कितने देर बाद हुआ है, कैसे हुआ, और केवल डीजीपी नहीं, तमाम सारे अधिकारी, और जो अधिकारी पर्दे के पीछे रहते हैं, यानी जो मनी ट्रेल को ट्रैक करने वाले अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो क्या कर रहे थे। क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाकर किसी बीजेपी नेता के यहाँ रेड मारनी पड़ती है कैमरों के साथ, कि जब वो नकदी बट रहा होता है, चुनाव आयोग को क्यों नहीं मिलता। ये तमाम सारे मसले हैं जो जनता के बीच में है, और ईवीएम को लेकर अविश्वास है। अब तो आपको पहले भी कह रहे हैं हम लोग, आप भी जानते हैं, जब जाते हैं तब भी लोग ईवीएम की, और अभी अपने प्रोग्राम में कमेंट में देख लीजिए कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर एक अविश्वास है, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, हैरत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा था चुनाव आयोग ने,
सुप्रीम कोर्ट में कहा था राजीव जी, आपको याद होगा जी कि वीवीपैट गिने नहीं जा सकते। वीवीपैट में जो कागज इस्तेमाल होता है वो गिनने के लिए नहीं, वो केवल देखने के लिए है। तो अगर वीवीपैट गिने नहीं जा सकते इतनी बड़ी संख्या में, तो और उसके लिए नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, सब वीवीपैट मशीनें बदलनी पड़ेंगी। न मालूम क्या क्या दलीलें सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने की थी। तो वीवीपैट क्या खिलौना है ये जो प्लास्टिक का डब्बा लगाते हैं? अगर चुनाव आयोग ने कहा था कि वीवीपैट में जो कागज है वो उसकी गिनती नहीं हो सकती, तो गिनती नहीं हो सकती तो कागज कैसा है वो? जी बहुत चुनाव आयोग ने मजाक बना दिया है। बहुत कुछ है जिसमें, और सुप्रीम कोर्ट में जो ये चुनाव और खासकर ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर जो याचिका लगी थी, जिसमें जो अभी संजीव खन्ना जो सीजेआई हैं, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो उस समय 2 जजों की बेंच में थे और उन्होंने इस पर सुनवाई की थी लोकसभा चुनाव के समय, और बहुत कुछ उस समय निकल के आया था। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले चुनाव सुधार की बात लगातार होनी चाहिए। अगर गड़बड़ियाँ ना हो तब भी होनी चाहिए, गड़बड़ियाँ हैं तब तो होनी चाहिए, लेकिन गड़बड़ियाँ नहीं हैं तब भी होनी चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा अखिलेश यादव की बात से और क्लोजिंग कमेंट के रूप में सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि बेईमानी आपने बता दी है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अखिलेश यादव साफ साफ, और देश दुनिया ने देखा कि कैसे 2 महिलाएं सामने खड़ी हैं और पुलिस का, वहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी हो या कोई और हो, जो भी है, सुरक्षाकर्मी जो पिस्तौल ताने हुए है महिलाओं के ऊपर। ये तस्वीर हम लोगों ने छापी, देखी सोशल मीडिया, अखबारों में। ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। और यहाँ से कहीं ना कहीं इतना तो है सुनील शुक्ला जी कि इस चुनाव में ऐसी धांधलियाँ हो रही हैं जहाँ आप घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। ऐसी धांधलियाँ हो रही हैं कि पहले से ही आपको या तो एब्सेंट, या आपको शिफ्टेड, या आपको डेड, ये 3 में से कोई एक घोषित कर दिया जाता है और आपकी लिस्ट, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं होता। ये बता चुके हैं प्रशांत टंडन जी, हम लोग कई बार अपने पॉडकास्ट में भी बात कर चुके हैं। तो हर तरह से आपको किनारे किया जा रहा है। चुनाव में मतदान से आपको वंचित रखा जा रहा है, और उसके बाद आप चाहते हैं और कहते हैं आपके बिल्कुल निष्पक्ष हम चुनाव करा रहे हैं, तो कैसे भरोसा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो भी, हम हरियाणा और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों के लिए जो हुआ वो और भी भयावह है। उसकी चर्चा भी होनी चाहिए सुनील जी। जो उत्तर प्रदेश में हुआ, यही इस बात का सबसे बड़ा आधार है जिसमें चुनाव पर व्यापकता के साथ चर्चा होनी चाहिए। आखिर निर्वाचन आयोग अगर ये कहता है कि कई सैकड़ा करोड़ रुपया उसने महाराष्ट्र के चुनाव में जब्त किया, ये पैसे किसके हैं? किन पार्टी के लोगों से आपने जब्त किया है? इसका भी हवाला आपको देना चाहिए। यह बात केवल मेरा अपना केवल यही मानना है कि सवाल, देखिए, आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि क्या जहां बीजेपी सत्ता में रहती है वहां चुनाव जीत जाती है। हरियाणा, मध्य प्रदेश में, अरे मैं वो 2019 में सत्ता में थी, हार गई। 2000 अभी हिमाचल के चुनाव में वो सत्ता में थी, हार गई। वो जहां सत्ता के बदौलत ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ये भी तर्क लागू नहीं होता। कांग्रेस सत्ता में थी छत्तीसगढ़ में, चुनाव हार गई जी। हरियाणा के चुनाव में भी अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है वो कोई 2-4 मतों से नहीं जीते हैं, हजारों हजार की संख्या मतों से जीते हैं। सवाल है कि अब सरकार चले जाने के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाल दिया जाना चाहिए कि इंडिया दल समूह को या कांग्रेस को लोगों ने, हरियाणा की जनता ने खारिज कर दिया। जबरदस्त जन समर्थन मिला, आधे प्रतिशत का अंतर है केवल। और अगर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के सहारे ही चुनाव जीत ले रही है तो उसको जगह जगह या मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की क्या जरूरत है? फिर इस ध्रुवीकरण की आवश्यकता है उसको, अगर वो अपने राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए तैयार है। सवाल केवल है जो यह विमर्श आज से नहीं है। पिछले बार जब रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव हुए तब से बात सवाल पैदा हो गया कि ये चुनाव कैसे होंगे।
चुनाव में जो वहां का अधिकृत मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो जनादेश आ रहा है वाकई वहां के मतदाताओं का जनादेश है या ये बना फैब्रिकेटेड जनादेश है, ये सवाल तो पैदा होते हैं। और चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है उस प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले लोग हैं उनकी पहचान की जाएगी कि नहीं की जाएगी। जो लोग चाहे मतदान कर्मी हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे ऑब्जर्वर्स हो, उनकी भूमिका क्या है? वो चुनाव कराने के लिए या चुनाव में अवरोध पैदा करने के लिए? आज तो आप कहते हैं कि आप कोई भी चीज इस जबरदस्त सर्विलांस है, कोई चीज किसी के निगाह से छुपी नहीं रह सकती जी। ये जो पिस्तौल निकालने वाली घटना है निश्चित रूप से ये आज सोशल मीडिया की मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये चीजें तो होनी चाहिए, ये तो सब जगह आनी चाहिए कि जो लोग शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव का यह बयान बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे 80 की 80 लोकसभा सीटें मिल जाए तभी ईवीएम के खिलाफ है। इस स्टैंड से कोई खारिज नहीं किया जा सकता, उनका स्टैंड है। लेकिन मामला केवल ईवीएम तक ही नहीं है। आप ईवीएम की बात को, जो अन्य घटनाएं लोगों के साथ हो रही हैं, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। वो खारिज किया भी नहीं जाना चाहिए। हम लोग तो सुनते रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में भाग लें। आज क्या स्थिति हो गई है? लोग घर से ना निकल पाए। ये कौन लोग हैं? निर्वाचन आयोग कहां बैठा हुआ है? निर्वाचन आयोग की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों को एक भयमुक्त वातावरण प्रदान करे वो, कि नहीं आप अपने घर से निकलिए, जहां आप वोट देना दीजिए। दो मतदाता सूचियां लोगों के पास पाई जा रही हैं। एक मतदाता सूची पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडों के पास है, एक मतदाता सूची जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसके पास है। एक मतदाता जाता है अंदर, पता चलता है कि आपको तो नाम ही नहीं है यहाँ, वो पर्ची लिए हुए अपना जो पॉलिटिकल पार्टी के जो है बस्ते लगे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के बस्ते कोई गैर कानूनी तो है नहीं, वो तो निर्वाचन आयोग इसकी अनुमति देता है जी। कोई पान की दुकान से तो कोई लेकर के आया नहीं, अंदर जब गया तब प्रिजाइडिंग अफसर कह रहा है कि आपका नाम ही नहीं है। इस तरह की जो एनामलीज है, और ये छोटे मोटे एनामलीज नहीं है। अगर मतदाता सूची में वोटर का नाम नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है ये। और जो मतदाता सूची में जिस मतदाता का नाम है वह वोटर मतदान केंद्र तक नहीं जा पा रहा है, अति गंभीर सवाल है। ये पूरा का पूरा तंत्र जिस तरीके से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर आप झारखंड का भी चुनाव हुआ, माने कोई आप झारखंड के इंडिया दल समूह के जीतने वाले उम्मीदवारों का अंतर देख लीजिए आप जी। गिनती के उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जीत 5000 से कम हुई है। जबरदस्त जीत दर्ज किया इंडिया दल समूह के उम्मीदवारों ने वहां, और भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत हो गई। सवाल केवल यह है कि अगर आप तंत्र को ठीक नहीं करेंगे, अगर राज्य सरकारें जिस राज्य जहां पे निर्वाचन के लोग हैं, अगर वहां पर निर्वाचन आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा, ईवीएम बदल देने से बात हासिल नहीं होती जी। ईवीएम के रहने के बावजूद भी, इसी निर्वाचन आयोग के रहने के बावजूद भी, जहां भारतीय जनता पार्टी पलक्कड़ लोकसभा सीट में, विधानसभा सीट में पिछली बार दूसरे नंबर पे थी, तीसरे नंबर पे चली गई। जनता उनके साथ नहीं खड़ी है, लेकिन जनादेश तो कम से कम आ रहा है, वो लोग बाहर तो निकल रहे हैं जी। इसी ईवीएम की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, असम में जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनती चली जा रही है, वहां 5 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती दिखाई पड़ रही। अब राजनीतिक दलों को व्यापकता में बात करनी पड़ेगी, और इस चर्चा में यह बात भी सुनिश्चित रखनी पड़ेगी कि लोग कम से कम उनकी मतदान में रुचि बनी रहे जी। जी बिल्कुल। और किसी के कोई भी कोई भी इस विमर्श को हटा नहीं सकता। आज संदेह क्यों पैदा हो रहे हैं महाराष्ट्र में भी? अगर महाराष्ट्र का एक उम्मीदवार कह रहा है कि साहब हमारे ही पार्टी, हमारे घर के लोगों का वोट मुझे नहीं मिला है, तो उसको निर्वाचन आयोग को बताना पड़ेगा। सवाल, अगर ज्यादा मत गिरने जा रहे हैं तब भी आपत्तिजनक है, कम मत गिरने जा रहे हैं वो भी आपत्तिजनक है, लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब है वो भी आपत्तिजनक है। 3 बार, हमको तो याद नहीं है, जब बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे और संचार के इतने माध्यम उपलब्ध नहीं थे, तब 3 बार में कभी आंकड़े नहीं आते थे। शाम को 5 बजे का आंकड़ा जाता था और देर रात तक एक आंकड़ा जाता था कि इतने प्रतिशत मत बढ़े हैं और इतने लोगों ने मतदान किया। पूरे का पूरा जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पे है।
ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं प्रतिशत में दिए जा रहे हैं, 58.2%। संख्या बताइए कि कितने लोगों ने मतदान किया, और 3 बार में आप बता रहे हैं संख्या। ये तो आज की तारीख में जब आपको मतों की गिनती करने में समय नहीं लगता, पहले तो कागज पेंसिल से लोग मतों की गिनती करते थे, और आज तो तमाम माध्यम आ गए, 2 सेकंड में पूरा कैलकुलेट करके आप दे देंगे। शाम को 5 बजे बताते हैं, रात को 12 बजे आप बताते हैं, फिर सुबह 10 बजे बताते हैं, और हर बार आंकड़ा बदलता चला जाता है, और छोटे मोटे परिवर्तन नहीं आते। 58% से शुरू होकर के 65% तक मतदान चला जाता है। ये संभव है क्या? पूरी प्रक्रिया पर एक बहस होनी चाहिए, और कम से कम सरकार की या संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि लोग, अगर हमें अपने लोकतंत्र की मजबूती चाहिए तो निर्वाचन की शुचिता ही बनानी पड़ेगी। अन्यथा जो नाम हमको दिया जाने लगा है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की, उसकी तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, और जो बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है। जी, दुखदाई है, ये अच्छा संकेत नहीं है। और ऑटोक्रेसी चाहे इलेक्टोरल हो या ऐसे ओवरऑल, वो ठीक नहीं है, लोकतंत्र का सत्यानाश। लेकिन यहाँ बहुत गंभीर चर्चा, और एक चर्चा हम लगातार इस गंभीर चर्चा को अभी यहाँ तक पहुँचाए, और ये चर्चा यहीं समाप्त नहीं होती है, बल्कि ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, और हर अलग अलग एंगल से इस पर बात होनी चाहिए। चुनाव प्रक्रिया और इसमें पारदर्शिता की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? कि वो बीजेपी, नड्डा जी अपना ईवीएम से करवा दे चुनाव ना बीजेपी में, विश्वास बढ़ेगा। अगर बीजेपी करा भी ले, अगर कोई गलत काम अमलेंदु उपाध्याय जी स्वीकार कर ले तो हम क्यों मान लेंगे? हम अगर उसके विरोध में है तो विरोध में है। सवाल ये बात थोड़ा है कि अमलेंदु जी हमारे मित्र हैं और उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो कहते हैं कि नहीं हम बिजली चोरी करेंगे, हम क्यों मानेंगे भाई? हम नहीं करेंगे। एक कैसे? अगर बीजेपी में ईवीएम से चुनाव हो भी जाएगा तो वो भी पारदर्शी नहीं होगा। नहीं होगा भाई। आप जब मनोनयन को पारदर्शी रख रहे हैं, कह रहा हूं कि सवाल फिर उठेंगे उसके दिए जा रहे हैं जी। अगर आप सवाल उठेंगे एक्सटेंशन को ही पारदर्शी नहीं रख रहे हैं तो आप ईवीएम को ही पारदर्शी कैसे रखेंगे? बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी हारने वाला कैंडिडेट ईवीएम को दोष देगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो जानता है कि अंदर खाने चल क्या रहा है।